हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सेल इन एजुकेशन। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी का धन्यवाद। फ्रेंड्स, आप सभी के सहयोग और स्नेह से ही आपके अपने चैनल एक्सेल इन एजुकेशन के 1000 सब्सक्राइबर आज पूरे हो गए हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक चैनल ही नहीं है बल्कि एक परिवार है, जहां पर हम सभी क्या है भावात्मक रूप से इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े हैं। तो जैसे अब तक आपने इस चैनल को, आपने इस परिवार का सहयोग किया है, सपोर्ट किया है, तो आगे भी इसको बनाए रखिएगा और इसको आगे तक ले जाने की अपना जो है सपोर्ट और सहयोग दीजिएगा। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आप इस चैनल से जुड़े रहेंगे और इसको और आगे ले जाएंगे। आप सभी का प्यार इस चैनल को मिलता रहेगा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, और आप अपने नेट जेआरएफ का टारगेट पूरा करें, आप अपने लक्ष्य को हासिल करें, ये मेरी शुभकामनाएं हैं आप सभी के लिए। और नेट जेआरएफ करने के बाद फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी भी इस चैनल के माध्यम से करें, क्योंकि आपको पता है कि इस चैनल पे नेट पेपर फर्स्ट, एजुकेशन सेकेंड पेपर प्लस असिस्टेंट प्रोफेसर की जीएस की तैयारी भी यहाँ पे करवाई जाती है। तो जैसे आज तक आप बने रहे हैं और आगे भी इस चैनल को सपोर्ट करिएगा, बने रहिए, इस परिवार का हिस्सा बने रहिए। और मैं बहुत ही खुश हूँ कि आपने अपना सहयोग दिया और अपना प्यार इस चैनल को दिया और मुझे सपोर्ट किया, चैनल को सपोर्ट किया। तो परिवार का हिस्सा बने रहिए। आप सभी को बहुत बहुत ऑल द बेस्ट। आप अपने टारगेट को पूरा करें। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। और आज की ये जो वीडियो है पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट की है, जिसमें आपका पूरा सिलेबस जो भी है, जितने भी टॉपिक्स हैं, मैंने सभी इस वीडियो में इसको आपका रिवाइज करने की कोशिश की है, ताकि कम समय में आपका यहाँ से पूरा जो है कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा आपको इधर उधर ना भटकना पड़े, एक ही जगह पर सारी चीज़ें मिल जाएं। तो मैंने यहाँ पे क्विक रिवीजन की पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट की ये सीरीज़ यहाँ पर शुरू की है। तो आप लोग इसको पूरा देखिएगा। थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लंबी हो सकती है वीडियो, और लंबी होगी भी क्योंकि सारा सिलेबस यहाँ पर कवर किया गया है। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो टेबल फॉर्म में है, आपको खाली याद करना है, वो मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूँगी। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें जिन लोगों ने नहीं किया है। ठीक है, तो आगे चलिए स्टार्ट करते हैं और इसको देखते हैं कि यहाँ से आपके कितने टॉपिक्स कवर हो जाएंगे और इनसे क्वेश्चन 100% आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा। पसंद आने पे लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करिए आप लोग। आपका ये मोटिवेशन और सपोर्ट ही मुझे यहाँ तक आगे बढ़ाने में मदद करता है। और यह आपका ही सहयोग है कि आज हम इस मुकाम पे हैं कि 1000 सब्सक्राइबर हमारे पूरे हो गए हैं। बहुत ही खुशी की बात है और मेरे लिए भी बहुत बड़ा अचीवमेंट है, आप सभी का सपोर्ट मिला। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपका जो सिलेबस में है टॉपिक्स आपके हैं मिलेनियम डेवलपमेंट गोल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो मिलेनियम डेवलपमेंट एंड गोल्स को हम एमडीजीज को देख लेते हैं। तो एमडीजीज की बात करें, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स 8 अंतर्राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों का समूह है, जिन्हें वर्ष 2000 के संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में 189 सदस्य राष्ट्रों द्वारा एक्सेप्ट किया गया था। ठीक है, कितने? 189 सदस्य राष्ट्रों द्वारा 22 संस्थाओं ने 2015 तक निम्नलिखित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संकल्प लिया था। और यहाँ पर 8 विकास लक्ष्य को प्राप्त किए जाने पर सहमति बनी थी। फिर उसके बाद ये जो है इसमें कौन कौन से लक्ष्य आते हैं, तो देखिए कई बार इनको ऐसे पूछ लिया जाता है कि चौथे नंबर पे कौन सा है, मतलब सस्टेनेबल से भी पूछा जा सकता है, मिलेनियम से भी। तो यहाँ पर देखिए पहला था, सबसे पहली जो आवश्यकता क्या होती है, भूखमरी और गरीबी होगी तो भूखमरी भी होगी, है ना, खाने को ही नहीं मिलेगा, तो इसको समाप्त करना सबसे पहले। ठीक है, रोटी, कपड़ा और मकान, जैसे कि आप जानते हैं ना, 3 ज़रूरतें होती हैं। तो सबसे पहले क्या है, भुखमरी। फिर प्राथमिक शिक्षा, ठीक है। उसके बाद क्या है, लिंग समानता और महिला सशक्तिकरण, यहाँ पर मेल फीमेल को बराबर का दर्जा देना, शिशु मृत्यु दर घटाना। ठीक है, उसके बाद आया कि जो है डेथ रेट को कैसे कम किया जाए, मातृत्व स्वास्थ्य को बढ़ावा देना। अब जब शिक्षा हो गई, समानता की बात हो गई, शिशु मृत्यु दर को कैसे घटाया जाएगा, मातृत्व स्वास्थ्य को बढ़ावा देके। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, शिशु मृत्यु दर को घटाया जाएगा, फिर मातृत्व स्वास्थ्य पर इस पर बढ़ावा दिया जाएगा। तो 5वां आपका ये है। उसके बाद रोगों की बात की गई है, HIV, एड्स, मलेरिया और अन्य बीमारियों से छुटकारा पाने की। फिर आता है एनवायरनमेंट पे, पर्यावरण सततता, ये हो गया 7वां है आपका। और 8वां है वैश्विक विकास के लिए संबंध स्थापित करना। ठीक है, तो ये आप एक नज़र से देख लेंगे, आपका यहाँ पे क्विक रिवीजन हो जाएगा। अब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर है गरीबी के सभी लक्ष्यों की पूरे विश्व से समाप्ति, पहला हो गया। दूसरा है भूख की समाप्ति, खाद्य सुरक्षा, बेहतर पोषण और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा।
ठीक है। ये जो फिगर है, अगर आपको यहाँ पे क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो ये मैंने टेलीग्राम पे भी दे रखा है, आप वहाँ पे देखिएगा। सभी, तीसरा देखिए, सभी आयु के लोगों में सेहत और स्वस्थ जीवन को बढ़ावा देना। चौथा है समावेशी और न्याय संगत गुणवत्ता जो है युक्त शिक्षा सुनिश्चित करने के साथ ही सभी को आजीवन सीखने का अवसर देना। ठीक है, तो यहाँ पर न्यायपूर्वक समावेशी शिक्षा और सुनिश्चितता की बात की गई है। फिर लैंगिक समानता, पांचवा है आपका लैंगिक समानता प्राप्त करने के साथ ही महिलाओं व लड़कियों को सशक्त करना। उसके बाद सिक्स्थ है सभी के लिए स्वच्छ जल और सफाई, क्लीन वाटर और सैनिटेशन की बात की गई है, इसकी उपलब्धता। ये हो गए आपके 6 हो गए। सातवां है यहाँ पर बढ़ती विश्वसनीय टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करना। ठीक है, उसके बाद आता है 8वां जो है सभी के लिए समावेशी और सतत आर्थिक विकास, रोजगार और समुचित कार्य को बढ़ावा देना। गरीबी मतलब समावेशी और आर्थिक विकास की बात की गई है। फिर 9वां है लचीले बुनियादी ढांचे, समावेशी और औद्योगिकरण को बढ़ावा और नवाचार को प्रोत्साहन देना, इनोवेशन की बात करता है। और 10वां है देशों के बीच और उनके अंदर असमानता को कम करना। 11वां है सुरक्षित, लचीले और टिकाऊ शहर का निर्माण। 12वां कहता है स्थायी खपत और उत्पादन पैटर्न को सुनिश्चित करना। 13वां है जलवायु परिवर्तन और इसके प्रभावों से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई करना। फिर 14वां है महासागर, समुद्र, समुद्री संसाधनों का संरक्षण और सतत उपयोग करना। फिर है आपका 15वां है आपका 17 है क्योंकि उसके बाद ये हो गया 15वां है स्थलीय जीवों की सुरक्षा, स्थानीय पारिस्थितिकी का संरक्षीकरण, पुनर्जीवन, संवर्धन। ठीक है, उसके बाद है और ये है वनस्पतिकरण का मापन और भूमि मतलब इसका जो है भूमि जो है क्षय को रोकना, मतलब पारिस्थितिकी जो है इसका संवर्धन करना, जैव विविधता आदि को रोकना, ये सारी चीज़ें हैं। और 16वां है आपका न्याय संगत, शांतिपूर्ण और समावेशी साधनों को आगे बढ़ाना, समाजों को आगे बढ़ाना। उसके बाद है 17वां सतत विकास हेतु वैश्विक भागीदारी को सुनिश्चित करना। ठीक है, तो ये सारे इसके आपके हो गए। ये जो है ये चार्ट आपको उसमें टेलीग्राम पे मिल जाएगा और वैसे मैंने MDGs और SDGs की जो है वीडियो भी बना रखी है। ठीक है, तो ये आज हम यहाँ पे क्विक रिवीजन कर रहे हैं, इसमें आपका एक बार में हो जाएगा। फिर देखिए SDGs की अगर हम बात करें तो 17 लक्ष्यों और 169 उद्देश्यों के साथ SDG, यहाँ पर देखिए SDG निरंतर, समग्र और समान आर्थिक विकास को बढ़ावा देने, सभी के लिए आर्थिक अवसर सृजित करके असमानता कम करने, रहन सहन के मूलभूत स्तर में सुधार, समान सामाजिक विकास को बढ़ावा देने, प्राकृतिक संसाधनों और पारिस्थितिकी प्रणाली के प्रबंधन को बढ़ावा देना चाहता है। और इसका उद्देश्य सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत पर कार्य करने को प्रेरित करता है। ठीक है, तो ये SDGs की बात हुई थी। और अगर MDGs की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों द्वारा हाल ही में 2030 तक के लिए SDGs में 8 विकास लक्ष्यों को शामिल किया गया है। तो जो 8 विकास लक्ष्य आपने मिलेनियम डेवलपमेंट के पढ़े वो SDGs में शामिल किए गए, कब तक के लिए, 2030 तक के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका SDGs और MDGs। उसके बाद देखिए 4 स्फीयर्स ऑफ अर्थ, पृथ्वी के 4 मंडल, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं कि कौन कौन से मंडल हैं। तो देखिए पहला है लिथोस्फीयर, स्थल मंडल। भूगोल और भूविज्ञान में किसी पथरीले ग्रह या प्राकृतिक उपग्रह की सबसे ऊपरी जो पथरीली या चट्टान निर्मित परत को स्थल मंडल कहते हैं। ठीक है, लिथोस्फीयर क्या है, जो प्राकृतिक उपग्रह की सबसे ऊपरी परत, और ये चट्टान निर्मित होती है। पृथ्वी पर इसमें क्रस्ट और मेंटल की सबसे ऊपर की परत सम्मिलित है जो कि टुकड़ों में विभक्त है, और इन्हीं टुकड़ों को क्या है, प्लेट कहते हैं। तो यहाँ पर पृथ्वी पर जो सबसे ऊपरी परत है उसमें क्या है, क्रस्ट और मेंटल है, यही सारी ऊपरी परत होती है। ठीक है, पृथ्वी की परतों को भी कई भागों में बांटा गया है ना, तो जो सबसे ऊपरी है वो क्रस्ट या मेंटल, और इन्हें भी कई भागों में बांटा है। इन्हीं ही प्लेटें कहते हैं, और इन्हीं प्लेटों के फ्रिक्शन से आपको पता है कि अर्थक्वेक्स वगैरह आते हैं। ठीक है, तो ये हो गया स्थल मंडल। जल मंडल की बात करें तो इसका जल की ऊपरी परत से है, जो जल की उस परत से जो पृथ्वी की सतह पर महासागर, झील, नदियों और जलाशयों के रूप में फैली है। और अगर पृथ्वी के सतह के क्षेत्रफल की बात करें तो 71% भाग पर जल का विस्तार है, और इसीलिए पृथ्वी को जलीय ग्रह भी कहते हैं।
तो ये तो हो गया आपका स्थलमंडल, जलमंडल। फिर जीवमंडल की बात आती है, बायोस्फीयर, तो पृथ्वी की सतह से 3 मीटर के भीतर से लेकर 30 मीटर तक ऊपर और सागर में 200 मीटर तक ये जीवन विद्यमान है। ये हो गया आपका बायोस्फीयर से। अब एटमॉस्फेयर की बात करें, वायुमंडल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन हर बार बनते हैं। तो अगर एटमॉस्फेयर की बात करें तो पृथ्वी के चारों ओर सैकड़ों किलोमीटर की मोटाई में लपेटने वाले गैसीय आवरण को ही वायुमंडल कहते हैं। यहाँ पर विभिन्न गैसों का मिश्रण होता है जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए वायुमंडल में बात करें तो कौन कौन सी गैसें होती हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ वायुमंडल की बात करें, इसकी संरचना की, तो यहाँ पर कई गैसों का सम्मिश्रण मिलता है, जिसमें शुद्ध शुष्क वायु में 78% यहाँ पर क्या होता है, नाइट्रोजन होती है। और उसके बाद यहाँ पर देखिए वायुमंडल में गैसें और उनकी मात्रा है, तो जो शुष्क वायु होती है इसमें 78% कार्बन और 21% ऑक्सीजन होती है, H2O होता है, और शेष 1% में CO2, नियॉन, हीलियम और ये सारी चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पर देखिए वायुमंडल में गैसें और उनकी मात्रा किस तरह से है, तो यहाँ देखिए नाइट्रोजन है, ये देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन है 78.08% है, ऑक्सीजन लगभग 21% है, और उसके बाद देखिए यहाँ पर हीलियम, नियॉन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, ये सारी चीज़ें हैं। तो वायुमंडल में गैसें और उनका परसेंटेज, तो सबसे ज़्यादा क्या है, नाइट्रोजन की मात्रा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका वायुमंडल का जो स्ट्रक्चर है एटमॉस्फेयर का। उसके बाद यहाँ पर देखिए वायुमंडल विभिन्न गैसों का मिश्रण है जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए है, और वायुमंडल का जो घनत्व है ऊंचाई के साथ साथ घटता जाता है। इसको याद रखिएगा, क्योंकि जो कथन और निष्कर्ष से आपके क्वेश्चन बनते हैं वो इसी तरह से बन जाते हैं। जो वायुमंडल का घनत्व है ऊंचाई के साथ साथ घटता जाता है, और वायुमंडल को 6 विभिन्न परतों में बांटा गया है, जिसमें क्या है, क्षोभ मंडल या इसी को ट्रोपोस्फियर कहते हैं, समताप मंडल स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर मध्य मंडल होता है, आयनोस्फियर आयन मंडल होता है, और थर्मोस्फियर ताप मंडल है, एक्सोस्फियर क्या है, वही मंडल है, ठीक है, वायुमंडल। तो ये क्या है, 6 विभिन्न परतें होती हैं। अब अगर इनकी बात करें तो इनको भी आपको जानना चाहिए, क्योंकि यहाँ से जो है आप इनकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पूछा जाता है कि किस परत की क्या विशेषता है। तो वायुमंडल का घनत्व ऊंचाई के साथ साथ घटता जाता है, और यहाँ पर देखिए जो परतें होती हैं, क्षोभ मंडल की बात करें ट्रोपोस्फियर की, तो ये सबसे निचली परत होती है। यहाँ पर इसका जो है, ये तो वायुमंडल का स्ट्रक्चर हो गया। अब यहाँ पर देखिए इसकी संरचना में, तो जो क्षोभ मंडल है ये नीचे देखिए सबसे नीचे का है, यहाँ पर ये सबसे नीचे की परत है, सबसे निचली परत होती है, और मौसम संबंधी सारी घटनाएं इस मंडल में होती हैं। जैसे कि मौसम संबंधी घटनाएं कौन कौन सी, जैसे कि कोहरा, बादल, ठंड, बारिश, तूफान का आना, ये सारी चीज़ें क्या हैं, इस मंडल में होती हैं। जिस हवा में हम सांस लेते हैं वो भी यहीं पर होती है, ठीक है, क्षोभ मंडल। यहाँ पर क्या है, ऊंचाई के साथ साथ तापमान घटता रहता है, तो ये हो गया क्षोभ मंडल, ठीक है। तो यहाँ इसकी विशेषता क्या हुई, जो मौसम संबंधी घटनाएं होंगी वो आपकी ट्रोपोस्फियर में होंगी। अब समताप मंडल की हम बात करें, स्ट्रेटोस्फियर की, तो इसमें 60 से 80 किलोमीटर जो है 80 किलोमीटर तक ओजोन गैस पाया जाता है, जिसे ओजोन परत कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ओजोन परत है, देख रहे हैं आप, ओजोन मंडल है समताप मंडल में, यहाँ पर ओजोन परत होती है, और इसी को ओजोन परत कहते हैं। और समताप मंडल जो होता है बादल तथा मौसम संबंधी घटनाओं से ये मुक्त रहता है, यहाँ पर ऐसी कोई हलचल नहीं होती है। इस मंडल के निचले भाग में जेट वायुयान की उड़ान भरने के लिए आदर्श दशाएं होती हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, कोई भी ऐसी हलचल नहीं होती है, तो यहाँ पर जेट की उड़ान भरने के लिए अनुकूल दशाएं होती हैं। इस मंडल के निचले भाग में ओजोन गैस बहुतायत से पाई जाती है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये ओजोन मंडल है ना, तो यहाँ पर ओजोन गैस ओजोन मंडल में यहाँ पर पाई जाती है। इस फिगर को आप पूरा याद रखिएगा, इसी से आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए उसके बाद ओजोन गैस का काम क्या होता है, ओजोन गैस निचले स्तर पे पाई गई। ओजोन गैस जो होती है अल्ट्रावायलेट रेज को एब्सॉर्ब करती है, जो सूर्य से पृथ्वी तक आती है। इस अल्ट्रावायलेट रेज को क्या है, वो बीच में ही रोक देती है ओजोन लेयर, तो यहाँ पर ये भूतल तक नहीं पहुँच पाती हैं, क्योंकि ये क्या होती है, हानिकारक इफेक्ट अपना डालती है, इसलिए इसको यहाँ पर ये रोक देती हैं। तो ओजोन लेयर का ये काम होता है, ठीक है। उसके बाद आप देखिए ओजोन मंडल हो गया, समताप मंडल हो गया। अब मध्य मंडल की बात करें, मेसोस्फीयर की बात करें, तो यहाँ पर इस मंडल में
ऊंचाई के साथ साथ तापमान में गिरावट होने लगती है। यहाँ पर क्या होता है कि ये जो होता है सबसे ठंडी परत होती है, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर बहुत डाउन हो जाता है। मध्यमंडल की बात करें, इसकी हम बात कर रहे हैं, तो ऊंचाई के साथ साथ तापमान घटता है और यहाँ पर जो होता है अंतरिक्ष में आने वाले उल्का पिंड इसी परत में जलते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ उल्काएं दिखाई हुई हैं, है ना। तो ये हो गया आपका। उसके बाद आता है आपका आयन मंडल या और तापमंडल, थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर की बात करें और ये होता है तापमंडल या आयन मंडल। आयनोस्फीयर, थर्मोस्फीयर बहुत ज़्यादा अंतर पे नहीं होते, एक ही। तो यहाँ पर भी ऊंचाई के साथ साथ तापमान में वृद्धि होती है थर्मोस्फीयर में। आयन मंडल क्या होता है? तापमंडल का निचला भाग होता है। ये देखिए आयन मंडल है और यहाँ तक कि तापमंडल होता है। तो ये यहाँ जो आयन मंडल है ये क्या होता है? तापमंडल का ही निचला भाग होता है, जिसमें विद्युत आवेशित इलेक्ट्रिकल चार्ज पार्टिकल होते हैं, जिन्हें कि आयंस कहते हैं। आयन मंडल है तो आयंस यहाँ पे पाए जाते हैं, इलेक्ट्रिकली चार्ज होते हैं और ये कण रेडियो तरंगों को भूपृष्ठ पर परावर्तित करते हैं और बेहतर संचार को संभावित करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं रेडियो तरंगों को परावर्तित करते हैं, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा, ये इसकी क्वालिटी हो गई। आयन मंडल मतलब आयन आवेशित कण हो गए और रेडियो तरंगों को परावर्तित करते हैं। तो ये हो गया आपका। तो अब इसमें देखिए थर्मोस्फीयर की बात करें तो इसमें ही कई परतें होती हैं, जैसे कि डी लेयर, ई लेयर, एफ लेयर और जी लेयर, ठीक है। तो ये इसकी कुछ खास बातें होती हैं। अब इसके बाद आता है वायुमंडल, ये सबसे बाहरी परत होती है और तापमान यहाँ पर 1000 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी हाइट देख लीजिए कितनी ज़्यादा है। इसमें क्या होता है? हीलियम और हाइड्रोजन गैसों की अधिकता होती है और इसका घनत्व भी कम होता है, ठीक। तो ये हो गया आपका। इस फिगर को याद रखिएगा, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर बनता है, आता ही है, ठीक है। तो ये हो गए आपके इंपॉर्टेंट जो है चीज़ें जितनी भी वायुमंडल से संबंधित थी। अब देखिए हम पर्यावरण प्रदूषण की बात करें, क्योंकि प्रदूषण से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं और इसकी जो टेबल है आपको, जैसे कि वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण, इसमें भी कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैंने आपको 100 क्वेश्चन की सीरीज भी करवा दी है, तो आप वहाँ पे अगर आपने किया होगा तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो जो प्रदूषण में बनते हैं वायु प्रदूषण, तो किसके द्वारा कौन सा इफेक्ट होता है, मतलब ऑर्गन कौन सा इफेक्टिव होता है वायु प्रदूषण में या जल प्रदूषण में, किसके द्वारा मतलब ये वायरस के थ्रू फैलता है, अमीबास के थ्रू। तो इस तरह के रोगों के बारे में पूछा जाता है। वो टेबल मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगी, ठीक है। यहाँ पर हम उन चीज़ों को ले रहे हैं जो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। बाकी जो चीज़ें याद करने की होती है वो मैं वहाँ पे दे देती हूँ, क्योंकि उसमें वीडियो में टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर देखिए पर्यावरण प्रदूषण की बात करें तो जीव, पौधों और मानव पर जो हानिकारक प्रभाव डालने वाले पर्यावरणीय परिवर्तन होते हैं, यही प्रदूषण की श्रेणी में आते हैं। और ये प्रदूषण 2 प्रकार से हो सकते हैं, जैसे कि प्राकृतिक प्रदूषण और मानव जनित, है ना। तो यहाँ पर देखिए प्राकृतिक प्रदूषण जो प्रकृति से जुड़ी क्रियाएं होती हैं, जो यहाँ पर जो प्राकृतिक प्रदूषण के अंतर्गत, जैसे कि ज्वालामुखी विस्फोट, धान की खेती और जानवरों की जुगैली द्वारा मिथेन का निर्माण, है ना। मिथेन का निर्माण मैंने आपको कई बार बताया कि किस किस तरह से होता है। और जीवों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन जो है, यहाँ पर देखिए सॉइल डिके, ये सारे किसमें प्राकृतिक प्रदूषण में आते हैं। और मानव जनित की बात करें तो यहाँ पर देखिए इसमें मानव जनित में यहाँ पे मानवीय गतिविधियाँ प्रदूषण का कारण बनती हैं, जैसे कि खनिज तेलों को जलाना। हम जितना भी यहाँ पर कार्बन को जलाने का काम करते हैं, लकड़ियों को जलाने का काम करते हैं, वो सारे क्या है, वनों को नष्ट करके उसकी लकड़ियाँ जलाई जाती हैं। ये सारे क्या है, मानवीय गतिविधियों में आती हैं। और इस तरह से कीटनाशक का प्रयोग करते हैं, कोई ऐसे काफ़ी चीज़ें, ऐसे केमिकल्स का भी प्रयोग किया जाता है, जो कि क्या होता है, मानव जनित जो है प्रदूषण है और ये वातावरण को प्रदूषित करता है। तो ये सारे हो गए आपका प्राकृतिक और यहाँ पर मानव जनित। अब देखिए प्रदूषक क्या होते हैं, ऐसे पदार्थ जिनसे प्रदूषण फैलता है, ठीक है। एंथ्रोपोजेनिक क्या होते हैं, प्रकृति पर मानवीय प्रभाव, ठीक है। एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण होती है। और एंथ्रोपोजेनिक प्रदूषण जो होता है मनुष्य द्वारा उत्पन्न प्रदूषण होता है। तो अगर मानव जनित ना लिख के आए, आपको ऐसे दे रहा है एंथ्रोपोजेनिक, तो आपको कंफ्यूज नहीं होता है किसके द्वारा होता है, ये मनुष्य द्वारा उत्पन्न प्रदूषण है, ठीक है। इसमें इसका नाम जो है, इसको टर्म्स इसका एंथ्रोपोजेनिक, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब टाइप्स ऑफ पोल्यूशन की बात करें तो देखिए कई वर्गों में बांटा गया है, जैसे कि इनको हम अलग अलग के इनके पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग कई तरह में बांट सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये फिगर है। भौतिक गुणों के आधार पर बात करें तो गैसीय प्रदूषण, धूल प्रदूषण, ताप प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और रेडियो सक्रिय, है ना। भौतिक गुणों के आधार पे गैसीय प्रदूषण तो गैस मतलब जो भी गैसेस होती हैं उनके द्वारा। उत्पत्ति के अनुसार पर देखिए आपने देखा प्राकृतिक और एंथ्रोपोजेनिक मतलब मानवीय क्रियाओं के द्वारा। प्राकृतिक में ज्वालामुखी का फूटना, ये सारी चीज़ें थी।
वनों को और यहाँ पर देखिए मानवोद्भिद में मनुष्य द्वारा औद्योगिक क्षेत्र कृषि से उत्पन्न प्रदूषक। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। तीसरा जो आता है टाइप्स जो है पर्यावरण के भाग के आधार पर, मतलब वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, ये सारी चीज़ें आती हैं। और प्रकृति के आधार पर बात करें तो बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। जैसे कि बायोडिग्रेडेबल जैसे घर का कूड़ा, पशुओं के मलमूत्र, सीवेज इत्यादि, और नॉन बायोडिग्रेडेबल जैसे कि प्लास्टिक जो कि नष्ट नहीं होती है अपने आप, है ना, डीडीटी, बेंजीन, हेक्साक्लोराइड, ये कुछ ऐसे हैं केमिकल्स होते हैं, इनके थ्रू नॉन बायोडिग्रेडेबल ये जो है पॉल्यूटेंट्स होते हैं और प्रदूषण फैलता है। तो ये सारी चीज़ें आपकी किसमें, प्रदूषण के अंतर्गत आ गई। वायु प्रदूषण की बात करें, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण से। तो यहाँ पर जो मानवीय और प्राकृतिक कारणों से वायुमंडल में उपस्थित गैसों के अनुपात में वो कौन सी हो सकती है, जैसे कि विषाक्त गैसें या कणकीय पदार्थों के कारण अवांछनीय परिवर्तन, जो अनवांटेड जो है चेंजेस होते हैं, वही पॉल्यूशन के फॉर्म में होते हैं। अब इनके सोर्स क्या हो सकते हैं, प्राकृतिक स्रोत, इसमें आता है जंगल की आग, ज्वालामुखी, जैविक पदार्थों के सड़ने गलने से, है ना, ये सारी चीज़ें नेचुरल होती हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड। और मानवजनित स्रोत में क्या होता है, गैसेज और धुआं जिसको जलाया जाता है, पार्टिकुलेट मैटर्स, यहाँ पर ऊष्मा ईंधन को जलाने से, ये सारी चीज़ें होती हैं। और प्राथमिक वायु प्रदूषक में भी दो होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राथमिक प्रदूषक स्रोत से प्रत्यक्ष ही वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं, तो ये क्या होते हैं, सीधे ही एटमॉस्फेयर में प्रवेश कर जाते हैं। लेकिन सेकेंडरी क्या होते हैं, इस प्रकार के प्रदूषक वातावरण में प्रत्यक्ष रूप से प्रवेश नहीं करते हैं, बल्कि प्राथमिक प्रदूषकों और कुछ अन्य तत्वों के बीच परस्पर रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं, जैसे कि सल्फेट्स, नाइट्रेट्स, सल्फ्यूरिक ट्राईऑक्साइड, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। और प्राइमरी की बात करें तो इसमें पार्टिकुलेट मैटर, कार्बन के ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC, लेड, ये सारी चीज़ें जो कि डायरेक्ट ही एटमॉस्फेयर में आ जाती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई आपकी पॉल्यूशन से। वायु प्रदूषण के इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, इसमें स्मॉग, जैसे कि स्मॉग किससे बना है, स्मोक प्लस फॉग। ठीक है, तो दो शब्दों से मिलकर बनता है। ये मौलिक रूप से जीवाश्म ईंधन से जो धुआं निकलता है उसका वायुमंडल की निचली परत के द्वारा कोहरे के साथ मिश्रण है। ठीक है, अब ये भी दो प्रकार का होता है, एक होता है लंदन स्मॉग और एक है लॉस एंजल्स स्मॉग। यहाँ पर लंदन स्मॉग क्या है, यहाँ ये जब घटना हुई थी ये लंदन में हुई थी 1952 में, तो स्मॉग प्लस फॉग स्मॉग कहा गया। और इस प्रदूषण की वजह से, क्योंकि लंदन की घटना थी तो लंदन स्मॉग कहा गया, इस घटना से पूरे 5 दिन तक लंदन शहर भूरे रंग के प्रकाश रासायनिक कोहरे की चादर से ढका था और बहुत सारे लोग ब्रोंकाइटिस और हार्ट डिजीज के शिकार हो गए थे। ठीक है, तो कभी ऐसा आ जाता है लंदन स्मॉग का कारण क्या था, तो आपका यही था स्मॉग प्लस फॉग। ठीक है, और लॉस एंजल्स स्मॉग की बात करें तो इसको मूलतः ऑक्सीडाइजिंग स्मॉग कहते हैं। ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड और वाष्पशील कार्बनिक हाइड्रोकार्बन की अंतःक्रिया से उत्पन्न होता है, जो कि वाहन, बिजली संयंत्र आदि में जीवाश्म ईंधन के दहन से विसर्जित होते हैं। इसकी रासायनिक क्रियाएं दोपहर को होती है जब सूर्य की धूप अधिक होती है, इसलिए इसको फोटोकेमिकल स्मॉग भी कहते हैं। तो ये हो गया आपका लॉस एंजल्स स्मॉग। ठीक है, आगे देखिए एसिड रेन, काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। अब इसमें क्या होता है, एसिड रेन की बात करें तो वायुमंडल में विद्यमान कार्बन डाइऑक्साइड गैस पानी में घुलकर क्या है, कार्बनिक अम्ल बनाती है। ठीक है, H2CO3 बनाती है। आपको पता है H2O क्या, H2O और CO2, तो H2O CO2 मिलकर H2CO3 कार्बनिक अम्ल बनाते हैं। और वर्षा के जल में कार्बनिक अम्ल मिले होने के कारण वर्षा के जल का जो pH वैल्यू होता है वो कितना होता है, लगभग 6.5 होता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राईऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये वायु प्रदूषण के कारण वायुमंडल में विद्यमान रहती है और वर्षा जल को अवशोषित करके उसका pH और कम कर देती है। तो pH का मतलब क्या होता है, माध्यम में अम्लता का, एसिडिटी का बढ़ना। ठीक है, तो जब इसके pH को कम कर देंगी तो यहाँ पर यही क्या हो जाएगा, इसकी एसिड रेन कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पर यही होता है कि उसका जो pH वैल्यू होता है, वैसे जो न्यूट्रल होता है उसका 7 होता है, अब 7 से भी कम मतलब 6.5 एसिडिक है। ये सारी चीज़ें जो इसमें होती हैं ये वायु प्रदूषण के कारण वायुमंडल में विद्यमान रहती हैं, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राईऑक्साइड, और यही सब अवशोषित करके pH को और कम कर देती हैं।
यही अम्लीय वर्षा कहलाती है। ठीक है, तो एसिड रेन यही होती है, जो यहाँ पर ये जितने भी पार्टिकल्स आपको दिखा रहा है यही सब इसके कारण होते हैं। अब इसके दुष्प्रभाव क्या होते हैं? झीलों, तालाबों, नदियों, इन सब का जल क्या है? एसिडिक हो जाता है, इसे एसिडिक शॉक कहते हैं। अब क्या होगा कि यहाँ पर उसकी एसिडिटी कम हो जाएगी तो एसिडिक शॉक हो जाएगा। इससे पानी में रहने वाले जीव प्रभावित होंगे और भूगर्भ में स्थित तांबा, एल्युमिनियम, कैडमियम, इनसे क्रिया करके जहरीले यौगिक बनते हैं जो जीवन को प्रभावित करते हैं। फिर क्या होगा? फर्टिलिटी में कमी आएगी और पौधों की ग्रोथ में भी कमी आती है। पौधों की पत्तियों में जो क्लोरोफिल होता है, हरा रंग पत्तियों का किस कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण होता है। अब उसका अपघटन होगा। फिर नेक्स्ट है प्राचीन इमारतों का क्षरण होता है, जिसे स्टोन कैंसर कहते हैं, जो कि आपने भी सुना है ताजमहल का जो रंग पीला हो रहा है किस लिए? इसी के कारण होता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। प्राचीन इमारत का क्षरण होता है, इसे स्टोन कैंसर कहते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको एसिड रेन के संबंध में जाननी चाहिए और इसीलिए मैंने यहाँ पर इसको कंसीडर किया है। अब ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात करें तो ग्रीन हाउस गैस, जिन्हें GHG, ठीक है, इनके नाम से भी संबोधित किया जाता है, ये गैसें तापमान में हो रही वृद्धि के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार होती हैं। और वातावरण में मौजूद 6 प्रमुख ग्रीन हाउस गैसों को देखें तो इनमें कौन कौन सी हैं? देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, मीथेन CH4, नाइट्रस ऑक्साइड है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन होती है HFC, और परफ्लोरोकार्बन और सल्फर हेक्साफ्लोराइड। ठीक है, तो प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें ये भी पूछी जाती हैं, इनको आपको याद रखना है। ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। सल्फर हेक्साफ्लोराइड SF6, इनके आपको ये भी जो है सिंबल्स भी याद रखने चाहिए। ये गैसें क्या होता है? अवरक्त सीमा के भीतर के विकिरण को, मतलब रेडिएशन को अवशोषित करती हैं और ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए जिम्मेदार होती हैं। यहाँ पर ये कैसे जिम्मेदार होती है ग्रीन हाउस गैसें? तो ये ग्रीन हाउस गैसें, जैसे वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा बढ़ रही है या कहें कि इन गैसों का आवरण और मोटा होता जा रहा है, तो वो जरूरत से ज़्यादा ऊष्मा को रोक रही है। ठीक है, हीट एनर्जी को क्या है? ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रही है, जिस वजह से धरती पर गर्मी और तापमान बढ़ रहा है। इसी को क्या है? ग्लोबल वार्मिंग कहा गया। ठीक है, आज क्योंकि हम लोग शॉर्ट में ही थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं, लेकिन एक समरी फॉर्म में मैं आपको यहाँ पर देने की कोशिश कर रही हूँ, इसलिए कि आपका एक बार रिवाइज हो जाए। ठीक है, तो ये हो गया आपका ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो बहुत ज़्यादा हम लोग क्या है डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन चीज़ों को कंसीडर कर रहे हैं कि हाँ, जो भी चीज़ें आपने अब तक पढ़ा है वो उसका एक समरी फॉर्म यहाँ पर एक कंसीडर हो जाए। अब देखिए, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं आपके, और अधिकतर तो क्या है करंट से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। तो आपने करंट अफेयर की जो है नई वीडियो देखी है तो उनको देख लीजिएगा, 11-12 वीडियो हैं, काफ़ी है। और उसमें मैंने आपको बता रखा है कि किस तरह से अभी जो करंट का डेटाज होता है कि किस एनर्जी का कितना है, कितना 2030 तक क्या लक्ष्य है, 2025 तक किस एनर्जी का क्या लक्ष्य है, वो सारा मैंने वहाँ पे करंट अफेयर में कवर कराया है। तो आप लोग उन वीडियोस को पूरा देख लीजिए, जो कि PD की 100 क्वेश्चंस की सीरीज है, इसकी जो है करंट अफेयर की है, रिसर्च की है, टीचिंग एप्टीट्यूड, सारी चीज़ें आपकी कवर करा दी गई हैं, तो आप लोग वहाँ पे देख लीजिएगा। अब देखिए, अनवीकरणीय मतलब नॉन रिन्यूएबल की बात करें तो ये सीमित मात्रा में होती हैं, उपलब्ध होती है और इसको फिर से नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, नॉन रिन्यूएबल की बात करता है कोयला, कच्चा तेल, जीवाश्म ईंधन, प्राकृतिक गैस, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। और रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें तो इसको स्वच्छ ऊर्जा के रूप में जाना जाता है, जो प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त करते हैं और इसकी पुनः प्राप्ति की जा सकती है। ठीक है, तो रिन्यूएबल क्या होती हैं? जो कि फिर से प्राप्त की जा सकती है। नॉन रिन्यूएबल जिनको कि पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है, जैसे कि कोयला, अगर इसके भंडार खत्म हो गए तो फिर से नहीं हो सकता है, तो ये नॉन रिन्यूएबल होती है। और रिन्यूएबल में आपके जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और हाइड्रो एनर्जी, ये सारी चीज़ें, ठीक है, जैव मात्रा और जियोथर्मल, टाइडल एनर्जी, ये सारी चीज़ें आती हैं। इम्पॉर्टेंस क्या होती है रिन्यूएबल एनर्जी की? अक्षय ऊर्जा का ऐसा विकल्प है जो अनलिमिटेड है। ठीक है, ऊर्जा का ये पर्यावरण से सीधा संबंध है। ये ऊर्जा के ऐसे विकल्प हैं जो पूर्णीय है और पर्यावरण को कोई हानि नहीं पहुंचाते और वैश्विक गर्मी और जलवायु परिवर्तन से बचाव भी करते हैं। ठीक है, इनके द्वारा कोई भी ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें इसकी जो है महत्व में आती हैं। फिर देखिए, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट क्या था? 1986 में आया था। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम
1986 को पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक अम्ब्रेला लॉ के रूप में जाना जाता है और इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मानव पर्यावरण पर 1972 में स्टॉकहोम आयोजित कॉन्फ्रेंस में पर्यावरण के संरक्षण और पर्यावरणीय सुधार हेतु किए गए निर्णय के क्रम में उचित योजना तैयार करना था। ठीक है, तो मुख्य उद्देश्य क्या था? संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पर्यावरण पर 1972 में स्टॉकहोम आयोजित कॉन्फ्रेंस, ठीक है, और यही था भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, जिसको अम्ब्रेला लॉ भी कहते हैं 1986 का। ये आपके सिलेबस में है, इसलिए यहाँ पर लिया गया है। ठीक है, जलवायु परिवर्तन भारत की कार्य योजना। अब ये क्या था? NAPCC, ठीक है, NAPCC, नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज। केंद्र सरकार ने 2008 में, ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जलवायु परिवर्तन योजना 2008 में हुई थी। NAPCC, नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज। केंद्र सरकार ने 2008 में जलवायु परिवर्तन का शासन करने और अनुकूलन हेतु जलवायु परिवर्तन NAPCC जारी की थी। और इसकी शुरुआत किसने की थी? प्रधानमंत्री की जलवायु परिवर्तन परिषद के द्वारा की गई थी। 8 राष्ट्रीय जो है इसके मिशन है, ये 8 मिशन है आपने बताया। देखिए यहाँ पर इसमें जो सबसे पहला है राष्ट्रीय सौर मिशन, इसमें सौर ऊर्जा के विकास जो है विकास और उपयोग को बढ़ावा देने के लिए था। और फिर है आपका राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा बचत मिशन, या मतलब उन्नत ऊर्जा दक्षता। तो ऊर्जा दक्ष जो है उपकरण और इन पर कम मतलब ऊर्जा दक्ष उपकरणों पर कम करों सहित ऊर्जा प्रोत्साहन, ठीक है, ये सारी चीज़ें थी। अब सतत पर्यावास मिशन, इसमें अपशिष्ट से ऊर्जा उत्पादन सहित शहरी अपशिष्ट प्रबंधन और जो रिसाइकिल पर जोर दिया गया था, मतलब जो भी वेस्टेज था उसको रिसाइकिल करना, इन सब चीज़ों पर यहाँ पर जोर दिया गया। राष्ट्रीय जल मिशन, जल का उपयोग दक्षता में यहाँ 20% सुधार का लक्ष्य था। और हिमालयी पारिस्थितिक तंत्र, यहाँ पर देखिए हिमालयी पारितंत्र परिरक्षण मिशन हिमालयी क्षेत्र की बात करता है। हिमालयी क्षेत्र में जैव विविधता, वन आवरण, पारिस्थितिक मूल्यों का संरक्षण के लिए बात करता है। उसके बाद है राष्ट्रीय हरित भारत मिशन। तो भारत के जो क्षेत्र के 23% से लेकर 33% तक वन क्षेत्र का विस्तार करना, ठीक है, तो ये थोड़ा याद रखिएगा, 23% से 33% तक हरित भारत मिशन था। और राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन की बात करें तो यहाँ पर जलवायु प्रतिरोधक क्षमता, पूर्ण फसल का विकास और कृषि पद्धति के माध्यम से कृषि में जलवायु अनुकूलन का समर्थन, ठीक है, यहाँ पर कंटिन्यूअस की बात करता है कृषि मिशन को लेकर। उसके बाद है राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्यनीतिक ज्ञान मिशन, इस पर था योजना में एक नए जलवायु विज्ञान अनुसंधान कोष और मॉडलिंग, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि की कल्पना की गई। तो ये सारे चीज़ थे इसके, ये 8 जो है मिशन बनाए गए थे, ये किसके? NAPCC के द्वारा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए प्रोटोकॉल्स के बारे में कुछ बात करते हैं जो आपके जो है एनवायरनमेंट से संबंधित थे। तो इसमें देखिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऑन सब्सटेंसेस दैट डिप्लीट द ओजोन लेयर, ठीक है, ओजोन लेयर से संबंधित था। कौन सा? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये कहाँ पे हुआ था? कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में 16 सितंबर 1986 को वियना अभिसमय पर 2 मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल विश्व में ओजोन क्षरण की समस्या के समाधान की दिशा में किया गया महत्वपूर्ण प्रयास है, ठीक है। तो किससे संबंधित है? आपका ओजोन क्षरण से, ओजोन डिप्लीशन लेयर से। और ये कब हुआ था लागू? 1 जनवरी 1989 से लागू हुआ था। देश के सभी ओजोन क्षयकारी पदार्थों जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, एरोसोल, हैलोजन आदि के अस्तित्व पर अंकुश लगाने के लिए एक समझौता था, जिनका व्यापक रूप से जो है कूलिंग और फ्रीजिंग उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। और इस हानिकारक पदार्थों के उपयोग से अंटार्कटिका में ओजोन परत में छेद हो गया। ये कब? 1970 में खोजा गया था और पिछले 20 वर्षों में तीव्र ग्लोबल वार्मिंग का कारण बना, ठीक है। तो ये हो गया अंटार्कटिका में, आपने अभी सुना होगा काफ़ी जो है वहाँ पर ओजोन का ये ओजोन लेयर में जो है काफ़ी बड़ा होल हो गया है। यहाँ पर देखिए वियना कन्वेंशन, ओजोन परत का संरक्षण 1987 में हस्ताक्षरित एक बहुपक्षीय पर्यावरणीय समझौता जो कि 1989 में लागू हुआ था, ठीक है। ये भी ओजोन परत संरक्षण से ही था, वियना कन्वेंशन। ये भी यहाँ पर CFC के उत्पादन में कमी पर केंद्रित था, जो कि ओजोन परत को कम करता है और स्किन कैंसर का कारण बनता है। 1970 के दशक से रिसर्च में पता चला कि मानव निर्मित CFC ओजोन को परिवर्तित करते हैं। और CFCs का उपयोग कहाँ पे? जैसे कि रेफ्रिजरेटर जैसे उपकरण में प्रयोग किए जाने वाले क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन से बने स्थिर अणु होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका
ओजोन परत का संरक्षण। वियना कन्वेंशन में भी यही बात की गई थी और ये किसमें, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में भी ओजोन के संरक्षण की बात की गई थी। ठीक है, ये भी यहाँ पर 1989 में ही लागू हुआ था। अब विश्व पृथ्वी सम्मेलन वर्ल्ड अर्थ समिट की बात करें, 1992 की बात है ये, और कहाँ पे हुआ था, ब्राजील के रियो डी जेनेरो में वर्ष 1992 के जून माह में विश्व पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन संपन्न हुआ। और इसका आयोजन संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन UNCED, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, UNCED, इनके फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, कई बार फुल फॉर्म पूछ लेता है, इसके रूप में किया गया था। और रियो नामक शहर में आयोजित होने के कारण इसे रियो सम्मेलन कहा गया। और इस सम्मेलन का मूल सूत्र था एक पृथ्वी, इसलिए यह पृथ्वी सम्मेलन कहलाया। ठीक है, इसको वर्ल्ड अर्थ समिट इसीलिए कहा गया, पृथ्वी से संबंधित था, एक पृथ्वी। अब यहाँ पे देखिए क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल, इसमें देखिए इस चार्ट के माध्यम से ही इसको याद रखिएगा, इसकी कुछ मुख्य बातें मैं बता देती हूँ। देखिए वर्ष 1997 में जापान के क्योटो में आयोजित जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में जो ग्लोबल वार्मिंग पर बढ़ती चिंताओं के मद्देनज़र ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने संबंधी अंतर्राष्ट्रीय संधि के रूप में क्योटो प्रोटोकॉल को अपनाया गया। ठीक है, और ये महत्वपूर्ण संधि 2005 में लागू हुई थी। अंगीकृत तिथि क्या थी, 1997। ठीक है, 11 दिसंबर 1997, और लागू तिथि क्या थी, 16 फरवरी 2005 को लागू की गई थी। किसमें, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने के लिए। ठीक है, विशेष क्या था, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को 1990 के स्तर पर लाने हेतु एक क्या था, बाध्यकारी समझौता था। लक्ष्य क्या था, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना। इस संधि के तहत उत्सर्जन व्यापार की अवधारणा को व्यापक आधार प्रदान करने हेतु यहाँ के जो कुल विकसित देशों के 37 कुल देश थे, जिसमें 4 प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर हेक्साफ्लोराइड, और 2 ग्रीन हाउस गैस समूह जैसे कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन तथा परफ्लोरोकार्बन, PFCS और HFCs। ठीक है, कि अपने उत्सर्जन पर विधिक रूप से बाध्यकारी लक्ष्य निर्धारित किए जाने पर एक सहमति व्यक्त की गई थी। किससे संबंधित था, UNFCCC, है ना। तो ये हो गया आपका UNFCCC। क्या था, ये है आपका यूनाइटेड फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इसकी फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा, कई बार पूछी जाती हैं। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित था, UNFCCC, यूनाइटेड फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। आप लोग नोटबुक लेके बैठा करिए, जिसमें कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको आप नोट करते चला करिए। ठीक है, तो वो आपका क्या होगा, फाइनल जब आपको रिवीजन करना होगा उस समय ये हेल्पफुल होंगी। तो और यहाँ पर ये देखिए, ये संबंधित है किससे, धारा 12 क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। अब ये क्या था, क्योटो प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 6 के तहत यहाँ पर देखिए ज्वाइंट इम्प्लीमेंटेशन परियोजनाओं और अनुच्छेद 12 के तहत क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म परियोजनाओं का प्रावधान किया गया था। ठीक है, तो ये एक मैकेनिज्म था, किसके तहत था, धारा 12 के तहत। ठीक है, स्वच्छ विकास युक्त एक मैकेनिज्म था, इसके अंतर्गत इसका उल्लेख किया गया था। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई जो कि क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित थी, और प्रश्न इन्हीं से बनते हैं, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको ऐसे लाइन डायग्राम के थ्रू याद करिए। अब देखिए पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौता कब से प्रभावी हुआ था, ये 4 नवंबर 2016 से पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौता प्रभावी हो गया, 2016 से। ठीक है, अब भारत के अगर हम बात करें, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 28 सितंबर 2016 को इस समझौते के अनुसमर्थन को स्वीकृति दी गई थी, मतलब 2016 में ही स्वीकृति दी गई थी। और भारत 2 अक्टूबर 2016 को अपना अनुसमर्थन पत्र जो है के मतलब इसको पाने के साथ ही ऐसा करने वाला 62वां देश बना। ठीक है, तो इस तरह से इसको जो है 2016 में ही इसको अपना समर्थन मिला था। और 22 अप्रैल 2016 को, 22 अप्रैल आपको पता है पृथ्वी दिवस होता है, अर्थ डे मनाया जाता है। इस अवसर पर न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून द्वारा आयोजित विशेष समारोह में ऐतिहासिक पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौता, जो कि 12 दिसंबर 2015 को पेरिस में संपन्न हुआ था, COP21। ठीक है, COP कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टीज होता है, 21 के दौरान स्वीकृति मिली थी। और भारत सहित 175 पक्षकार, 174 देश और यूरोपीय संघ द्वारा हस्ताक्षर किए गए। ठीक है, तो ये चीज़ें आप किसकी याद रखिएगा। एक तो पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, देखिए यहाँ से आपका ये भी बन रहा है एनवायरनमेंट का, कई बार डेट से संबंधित क्वेश्चन भी आते हैं। तो पृथ्वी दिवस किस दिन होता है, 22 अप्रैल को होता है। और वैसे ये कब मनाया गया था,
तो जो पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौता 2015 पेरिस में संपन्न हुआ था किसके, COP21 के दौरान, ठीक है। और 175 पक्षकार, 174 देश होते हैं और यूरोपीय संघ के द्वारा, तो इस तरह से 175 जो है देश पक्षकार थे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें किससे संबंधित होगी, पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौता से। प्रभावी कब हुआ था, 2016 से, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब उसके बाद देखिए कार्बन कर मतलब कार्बन टैक्स क्या होता है, क्योंकि अभी जो क्वेश्चन आ रहे हैं ये आपके करंट से संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको ये जानना चाहिए कि ये क्या होता है। तो कार्बन टैक्स की हम बात करें तो कार्बन टैक्स क्या है, प्रदूषण पर लगाए जाने वाले एक तरह का कर होता है। कार्बन आधारित ईंधन जैसे कि कोयला, तेल, गैस के जलने पर होने वाले प्रदूषण पर यह कर लगाया जाता है, ठीक है। तो अगर हम इसके स्वरूप की बात करें तो CO2 के उत्सर्जक ऊर्जा स्रोतों पर लगने वाला कर होता है। और उसका उदाहरण क्या है, जैसे कि प्रदूषण कर का प्रथम प्रस्ताव कब हुआ था, 1990 में, और फिनलैंड के द्वारा, ठीक है। और लगाने वाले देश कौन से हैं, स्वीडन, फिनलैंड, नीदरलैंड, नॉर्वे, ये सारे देश हैं। तो कार्बन टैक्स से संबंधित ये चीज़ें हो गई, ठीक है। बस कुछ चीज़ें याद रखने की है, कौन कौन से देश ने लगाया था, कब लागू हुआ था, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत क्या है, ठीक है। अगर किसी में लक्ष्य है जो कि 2025 या 2030 तक वाले लक्ष्य अभी तक पूछे जा रहे हैं आपके करंट से रिलेटेड। कार्टेजेना प्रोटोकॉल की बात करें तो यहाँ पर ये देखिए कार्टेजेना प्रोटोकॉल वर्ष 2000 में, ठीक है, 29 जनवरी 2000 को इसको अंगीकरण किया गया था। वर्ष 2000 में जैव सुरक्षा पर एक पूरक समझौते के रूप में कार्टेजेना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी, मतलब जैव संरक्षण पे, है ना। तो ये जैव, इसकी जो प्रतिबद्धता थी जैव विविधता की रक्षा, बायोसेफ्टी को अपनाया गया था। कार्टेजेना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी, ये प्रोटोकॉल आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी के परिणाम स्वरूप संशोधित जीवित जीवों द्वारा उत्पन्न संभावित जोखिम से जैव विविधता की रक्षा करता है। तो इसका मुख्य क्या है, जो प्रोटोकॉल, पूरा प्रोटोकॉल क्या था, जैव विविधता अभिसमय का है, ठीक है। और लागू तिथि क्या थी, 2003 में। अंगीकरण तिथि मतलब यहाँ पर ये 2000 में इसको अपनाया गया था और लागू कब किया गया, 2003 में, 11 सितंबर 2003 को कार्टेजेना प्रोटोकॉल। अधिकतर ये पूछता है कि कौन सा प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, तो ये आपका किससे, जैव विविधता जो है बायोसेफ्टी से है, ठीक है। ये इसको आप याद रखिएगा। तो ये हो गया आपका कार्टेजेना प्रोटोकॉल। अब देखिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, इससे क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं। तो देखिए इस चार्ट को याद रखिएगा, मैं थोड़ा उसको एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए संयुक्त राष्ट्र का वर्ष 2015 का वार्षिक जलवायु परिवर्तन सम्मेलन फ्रांस की राजधानी पेरिस में 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2015 के दौरान आयोजित किया गया था, ठीक है। तो पहली बात तो ये कि संयुक्त राष्ट्र का जो पेरिस जलवायु परिवर्तन सम्मेलन ये हुआ था आपका 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2015, कहाँ पे हुआ था, पेरिस में। अब इस सम्मेलन के पहले ही दिन, मतलब अगर इसकी हम शुरुआत कर रहे हैं कि ये अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आया कहाँ से, तो ये जो पेरिस जलवायु परिवर्तन सम्मेलन हुआ था पेरिस में हुआ था, फ्रांस की राजधानी पेरिस में। और कब हुआ था, तो 2015 में हुआ था। अब इस सम्मेलन के पहले दिन भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा फ्रांस की तत्कालीन राष्ट्रपति, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी और फ्रांस के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रांस ओलांद के द्वारा 122 देशों के अंतर्राष्ट्रीय, यहाँ पर देखिए कर्क और रेखा के मकर रेखा के बीच 121 देशों का समूह था। तो यहाँ पर इन जो है फ्रांस के राष्ट्रपति जो फ्रांस ओलांद थे, इनके 122 देशों के अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का शुभारंभ किया गया, इंटरनेशनल सोलर अलायंसेस, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, ISA भी इसको कहते हैं। यहाँ पर INSA, इंटरनेशनल सोलर अलायंसेस, इसका शुभारंभ किया गया। सौर नीति एवं अनुप्रयोग हेतु अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी INSPA, इंटरनेशनल एजेंसी फॉर सोलर पॉलिसी एंड एप्लीकेशन के नाम से भी इस अभिहित गठबंधन के सभी प्रमुख देश शामिल हैं, जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच, यहाँ पर देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ, यहाँ पर कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच पूर्ण या आंशिक रूप से स्थित है, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ये सौर ऊर्जा को प्रोत्साहित करने और 2030 तक सबको किफ़ायती और जलवायु अनुकूल ऊर्जा मुहैया कराने हेतु एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य करेगा। तो ये सारी चीज़ें हो गई। यहाँ पर देखिए इसका जो प्रथम शिखर सम्मेलन 11 मार्च 2018 को था। घोषणा पत्र में क्या कहा गया, 2030 तक $100 बिलियन जुटाने का लक्ष्य है और सदस्य देशों द्वारा वहनीय व कम लागत वाली सौर ऊर्जा उपलब्ध कराने के लिए, ठीक है। तो ये सौर ऊर्जा को प्रोत्साहित करने और 2030 तक सबसे किफ़ायती और जलवायु अनुकूल ऊर्जा मुहैया कराने के लिए
एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करेगा। और इसके सचिवालय की बात करें तो कहाँ पर है, गुरुग्राम हरियाणा। इसमें हर बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, कई बार पूछे गए हैं और इससे क्वेश्चन आता ज़रूर है, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के बारे में इतनी चीज़ें भी आपने जान ली तो काफ़ी है। कई क्वेश्चन आपके ऐसे ही बनते हैं कि कर्क रेखा और मकर रेखा के जो देशों के बीच समूह है, इसमें कौन सी जो है संधि चलाई गई थी, तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन चलाया गया था, ठीक है। और अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं हेतु सूर्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा का उपयोग करने के लिए, क्योंकि सोलर एनर्जी की बात करता है तो ये सोलर एनर्जी को ही यहाँ पर जो है मेन इसका टारगेट है, ठीक है। तिथि क्या थी, 30 नवंबर 2012, ठीक है। तो यहाँ पर और मेन किससे संबंधित था, यूएन पेरिस जो है पेरिस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, पेरिस जलवायु परिवर्तन सम्मेलन से। तो ये हो गया आपका कुछ चीज़ें जो कि मैंने बिल्कुल शॉर्ट में आपको देने की कोशिश की है। तो ठीक है फ्रेंड, आज की वीडियो में इतना ही। और ये आपका पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट का पूरा आपका यहाँ पे क्विक रिवीजन हो गया है, जहाँ से कि क्वेश्चंस आने की संभावना रहती है। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, और तब तक चैनल को बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।